गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस बात पर। देखिए दोस्तों, मैं आपसे एक बार रूबरू होने के लिए आया हूं, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि अब रीट एग्जाम्स के लिए केवल 60 डेज रह गए हैं और 60 डेज की हमारी क्या रणनीति रहनी चाहिए, जिसके माध्यम से कि हम क्या करें, अपनी एग्जाम्स को क्लियर कर सकें और अपने लिए नौकरी पक्की कर सकें। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, मैंने भी वीडियो की एग्जाम्स 2017 के अंदर, और मैं आपको बता दूं RAS प्री की परीक्षा 2016 वाली और 2018 वाली, इन परीक्षाओं क्लियर करना, और उसके बाद 2018 का रीट का एग्जाम्स क्लियर करना। इन सारे एग्जाम्स को मैं कैसे क्लियर कर पाया हूं, इनके पीछे क्या रही है, एक मेरी एक रणनीति रही है, एक मेरा एक ऐसा पढ़ने का तरीका या सीक्वेंस रहा है जिसके माध्यम से मैं उसको क्या कर पाया हूँ, क्रैक कर पाया हूँ। मैं अपने अनुभव को आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि ऐसा होता है, देखिए कि पढ़ने वाले बच्चे बहुत हैं, 20 लाख 25 लाख 30 लाख पढ़ने वाले बच्चे, लेकिन सिलेक्शंस केवल 5000 6000 10,000 लोगों के ही होने वाले होते हैं। तो आपको 20 लाख 25 जो लाख हैं, उन बच्चों में से 10 या 20,000 की रेंज के अंदर आना होता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा और आप उस रेंज के अंदर कैसे आ सकते हैं, ठीक है। तो हम बात करेंगे सबसे पहले रीट की परीक्षा के बारे में। तो देखिए, रीट की परीक्षा को देखा जाए तो देखिए, आपकी जो रीट की परीक्षा है, आज 26 दिसंबर हो चुका है और 26 दिसंबर के बाद 27 फरवरी को आपका एग्जाम्स है। केवल और केवल आपके पास 60 डेज रह गए हैं, केवल और केवल आपके पास 60 दिन है, और 60 दिन में आपको इतने भयंकर तरीके से, इतने अच्छे तरीके से पढ़ाई करनी है कि आप उसको क्लियर कर पाएँ। तो उसे क्लियर करने के लिए क्या रहेगा, एक प्रॉपर तरीका है कि उसको आप कैसे क्लियर करें। क्योंकि क्या होता है कि काम हमको ऐसा नहीं करना है कि खोदा पहाड़ निकली चुईया वाली बात नहीं करनी है, क्योंकि ये बहुत पहले से चल रहा है कि आप बहुत अधिक मेहनत करते हो तब जाके आपको क्या मिलता है, बहुत कम रिजल्ट मिलता है। लेकिन अब हमको थोड़े से तरीके चेंज करने हैं, मेहनत तो करेंगे बट लेकिन ऐसी मेहनत करेंगे कि जिससे हम क्या हो जाएंगे, सक्सेसफुल हो जाए। तो आइए हम बात करते हैं सबसे पहले। तो देखिए, मैं सबसे पहले फोकस करूंगा सिलेबस में इंक्लूड होने वाले न्यू टॉपिक्स के ऊपर। तो देखिए विद्यार्थियों, हमारे सिलेबस के अंदर जो न्यू टॉपिक्स हैं, न्यू टॉपिक्स में NPE 2020 आपके लिए प्लस की गई है, ठीक है। NPE 2020 जो प्लस की गई है आपके लिए, तो आप क्या करेंगे, सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे NPE 2020 पर। NPE 2020 पर आप क्या करेंगे, फोकस करेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने की बहुत अधिक संभावना रहेगी। और यहाँ से जो क्वेश्चन आएंगे, मैं आपको बता दूँ, डेप्थ लेवल में क्वेश्चन यहाँ से नहीं आएगा, यहाँ से केवल और केवल सरफेस लेवल का क्वेश्चन आएगा, क्योंकि ये आपके लिए अभी स्टार्ट किया गया, अभी आपसे पूछा जा रहा है। क्योंकि होता है कि जब टॉपिक्स को दिए हुए बहुत अधिक ईयर्स हो जाते हैं, कि कई सालों से ये टॉपिक्स दे रखा है, उसके बाद जो एग्जामिनर होते हैं या पेपर सेटर होते हैं, उसके बाद वो क्या करते हैं कि डेप्थ में जाने की कोशिश करते हैं। बट लेकिन फर्स्ट टाइम आपके लिए इंक्लूड किया गया, तो आपसे केवल सरफेस लेवल की लैंग्वेज है, सरफेस लेवल का सिलेबस ही आपसे पूछ लिया जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू सिलेबस, जो आपके में सिलेबस दिए गए हैं, जो आपको पॉइंट दिए गए हैं, उन्हीं को आप तैयार कर लें, वहाँ से आपके लिए काफ़ी सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक में बात करूँ, राजस्थान जीके के अंतर्गत आपका राजस्थान की भाषा, कला, बोलियां, साहित्य वाला टॉपिक इंक्लूड किया गया है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि इसके बारे में जो मेन बातें हैं, जैसे राजस्थान की भाषा बोलियाँ कौन कौन सी है, कहाँ पर कौन सी बोली जाती है, जैसे ढूंढाड़ी कहाँ पर बोली जाती है, और आपका देखा जाए तो अपने साउथ में कहाँ कौन सी बोली जाती है, भीली बोली है वो कहाँ पर बोली जाती है। तो एक सरफेस लेवल का आपके पास आइडिया होना चाहिए, कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी बोलियाँ बोली जा रही हैं। यदि आपको इस तरीके से तैयार करते हो, तो आप ये मानिए कि आप उस दिशा के अंदर चल रहे हो जिस दिशा के लिए RPSC आपसे डिमांड कर रही है, ठीक है। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको चलना है, विदाउट सिलेबस आपको बिल्कुल ही नहीं पढ़ना है। क्योंकि आप भले ही राजस्थान जीके के, हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के ज्ञाता हो सकते हैं, लेकिन ज्ञाता होने से कुछ नहीं होना है। मैं आपको बता दूं, केवल हमको सिलेक्शन लेना है, क्योंकि ज्ञान का भंडार बहुत लोगों के पास बहुत अधिक भरा हुआ है, बट लेकिन ज्ञान के भंडार को किस तरीके से यूज करना है, ये आपको आना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। तो आप सबसे पहले क्या करें, जो सिलेबस के अंदर भाषा बोलियाँ या जो प्लस किया गया है, राजस्थान का सामान्य परिचय जो प्लस किया गया है, उसको आप बिल्कुल ब्रीफली याद कर लें। जैसे 10-15 बोलियाँ हैं, 10-15 भाषाएं, आप उनको बिल्कुल याद कर लें, ठीक है। और एक आपके लिए न्यू टॉपिक जोड़ा गया है, राजस्थान की बच्चों से रिलेटेड बाल कल्याणकारी योजनाएं। बच्चों के लिए बाल कल्याणकारी योजनाएं क्या क्या गवर्नमेंट्स की चल रही है, उनको आपको इंक्लूड करना है, उनको याद करना है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, बच्चों के लिए जो योजनाएं चल रही हैं, वो जैसे विद्यालय में आपकी सबसे अच्छी योजना चल रही है, वो चल रही है पन्नाधाय दुग्ध योजना। इस योजना को पहले बाल गोपाल योजना के नाम से जाना जाता था, बट लेकिन हमारे सीएम भजनलाल शर्मा जी के द्वारा
इस योजना को अब पन्नाधाय योजना के रूप में जानने के लिए कहा गया कि जो बाल गोपाल योजना थी हम उसको अब पन्नाधाय योजना के नाम से जानेंगे। ठीक है, तो ये पन्नाधाय योजना है, ये किससे रिलेटेड है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। बच्चों के लिए एमडीएम में क्या करा रही है, दुग्ध आपके लिए उत्पन्न कराती है, सूखा इसका पाउडर आता है। ठीक है, पालनहार योजना है बच्चों से रिलेटेड। और जितनी भी देखो बच्चों से रिलेटेड योजना होंगी, मैं योजना के टॉपिक पर आपके लिए क्या बना दूंगा, वीडियो बना दूंगा, जिससे आपका एक ही क्वेश्चन वहां से बिल्कुल बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तीसरा जो टॉपिक आपके करंट में अभी जोड़ा गया वो है कि ईवीएस में जोड़ा गया है लेवल फर्स्ट वालों के लिए। लेवल फर्स्ट वालों के लिए ईवीएस में जो जोड़ा गया वो ये है राजस्थान की सामान्य जानकारी। देखिए दोस्तों, अब तक आपकी राजस्थान की सामान्य जानकारी में केवल आपका कल्चर वाला पोर्शन इंक्लूड कर रखा था, केवल आपके लिए कल्चर पोर्शन इंक्लूड कर रखा था। बट इस वाले सिलेबस के अंदर आपका कल्चर के बाद आपको ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स एंड द करंट अफेयर्स, सबसे ज़्यादा इनमें जो फोकस रहेगा वो इकोनॉमिक सर्वे करंट अफेयर्स पर रहेगा। मैं आपको बता दूं, करंट अफेयर्स में जितने भी खेलने वाले स्पोर्ट्समैन हैं, जितने भी खेलने वाले स्पोर्ट्समैन हैं, जो भी आपके सैन्य अभ्यास हैं जो हमारे हो रहे हैं, या एजुकेशन से रिलेटेड जो भी समिट हो रही हैं, उनको आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, कवर करना पड़ेगा। ज्योग्राफी में जैसे कि अभी जैसे देखा जाए कि जो डेवलपमेंट अथॉरिटी बढ़ाई गई है, जैसे अलवर को डेवलपमेंट अथॉरिटी बना दिया है, भरतपुर को डेवलपमेंट अथॉरिटी बना दिया है, क्योंकि पहले जयपुर, जोधपुर ये 2-3 ही डेवलपमेंट अथॉरिटी थी, अब आपको इसको बढ़ा दी गई हैं। तो इनको आपको देखना पड़ेगा कि अपने राजस्थान में क्या क्या चेंजेस हुआ है। ठीक है, अब पॉलिटिकल साइंस के भी अंदर भी जानकारी होनी चाहिए आपको, जैसे विधानसभा में कितनी सीट है, महिला सीट कितनी है, ठीक है ना, पुरुष सीट कितनी है, यहाँ से कितने लोग संसद के अंदर हैं, तो राज्यसभा के अंदर कितनी सीट है। ऐसा आपको इसके बारे में ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि यदि आपके पास ब्रीफ इंट्रोडक्शन भी नहीं है किसी टॉपिक का, तो आप वहाँ से फिर कैसे अटेंड करोगे। तो आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन होना बहुत जरूरी है। तो सबसे ज़्यादा फोकस करना है न्यू टॉपिक्स के ऊपर। न्यू टॉपिक्स के बाद मैं आपको बताता हूँ पेडागोजी नहीं सॉरी साइकोलॉजी के बारे में बात करें। साइकोलॉजी के बारे में बात करें तो देखिए, आप जहाँ से भी आप साइकोलॉजी पहले से पढ़ते चले आ रहे हैं, व्यवहार है, बुद्धि है और प्रक्षेपण की जो भी तकनीक है, व्यवहार और टेंशन को, तनाव को मैनेजमेंट करने की जो भी तकनीक है, इनको आप जहाँ से पढ़ते चले आ रहे हैं वहाँ से आप उनको पढ़ते रहें। बहुत अधिक क्या करें, किताबों की तरफ ताका झाकी नहीं करें, क्योंकि बच्चे ये समझते हैं कि देखो हम इस किताब को भी ले आए, उस किताब को भी ले आए, उस किताब को भी ले आए। मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत अधिक किताबों को कलेक्ट करने से कुछ नहीं होता है। यदि आपके पास एक सब्जेक्ट की एक ही किताब है तो दैट इज इनफ, ये आपके लिए पर्याप्त है, क्योंकि इससे ज़्यादा आप घूमोगे तो मैं आपको बता दूं क्या होगा कि माइंड के एक्सेप्ट करने की एक पोजीशन होती है कि आपका माइंड किन चीज़ों को एक्सेप्ट करता है। ठीक है ना, और जब आप इतना अधिक मटेरियल ले पाओगे तो माइंड उस चीज़ को डाइजेस्ट ही नहीं करेगा, माइंड उस चीज़ को समझ ही नहीं पाएगा। और आपको बता दूं, जब आपका एग्जाम आएगा तो आपकी धड़कनें तेज़ हो जाएगी और आपसे क्या होगा, एग्जाम खराब हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखें। जो भी आप पहले से साइकोलॉजी के पढ़ रहे हैं उसके लिए पढ़ते रहें। तो इसमें भी जैसे विशेष टॉपिक हैं, जैसे व्यवहार है, बुद्धि है, प्रक्षेपण की तकनीक्स हैं, है ना, और अपना जो बच्चे से रिलेटेड जो है बालावस्था वगैरह जो भी है, जो किशोरावस्था, इनसे रिलेटेड जो भी प्रवास है उनको क्लियर कट याद रखें। जैसे एनसीएफ दे रखा है इसके लिए, तो एनसीएफ 2005 के बारे में क्या है, जैसे एनसीएफ 2005 किस चीज़ पर फोकस करता है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया एनसीएफ 2005 किस चीज़ पर फोकस करता है, तो वहाँ से सिंपल से क्वेश्चन है, उनको आप देख लें, प्रीवियस पेपर का आइडिया ले लें और देखें वहाँ से क्या क्वेश्चन आ रहा है। जैसे बिना बोझ की शिक्षा या समग्र शिक्षा, है ना, समावेशी शिक्षा, ऐसे जो शब्द हैं वो सारे किसमें दिए गए हैं, आपके एनसीएफ 2005 में दिए गए, तो वहाँ से इन चीज़ों को कवर करें। और मैं आपको बता दूँ टीचिंग मेथड्स का दैट इज ए बिग रोल रहेगा। टीचिंग मेथड्स का बिग रोल रहेगा आपके इस पोर्शन को क्लियर कराने में। रीट की परीक्षा, जो पात्रता परीक्षा है, उसको क्लियर कराने में टीचिंग मेथड का आपके लिए बिगेस्ट वो रहेगा, योगदान रहेगा, कंट्रीब्यूशन रहेगा। तो आप क्या करें, टीचिंग मेथड से रिलेटेड मैं आपके लिए डे बाई डे कुछ यूनिट्स डाल रहा हूँ, डे बाई डे मैं आपके लिए मटेरियल डाल रहा हूँ, बिगेस्ट अंडरस्टैंडिंग के साथ डाल रहा हूँ। मैं इस बात का दावा कर रहा हूँ कि जो मैंने आपके लिए कराया है वो 100% प्रामाणिक है, 100% प्रामाणिक है, जो इसको आरपीएससी मानती है और जो माना गया है। और मैं आपको बताता हूँ, टीचिंग मेथड को पढ़ाने का मेरा कोई ऐसा नहीं है कि मैं आया और यूट्यूब पर मैंने अपना चैनल खोल लिया और मैं पढ़ाने के लिए आ गया। इस चैनल को पढ़ाने, यूट्यूब पर आने से पहले 2017 से मैं टीचिंग मेथड को कंटिन्यूस पढ़ा रहा हूँ। बड़े बड़े कंपटीशन के जो कॉल उनमें हैं, मैं उनमें कोचिंग इंस्टीट्यूट है, मैं उनमें पढ़ा रहा हूँ इस चीज़ को। अब मैंने खुद सोचा क्यों ना मैं एक फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों के लिए मैं कुछ मटेरियल लेके आऊँ जो मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा और बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा हो। ठीक है,
तो टीचिंग मेथड है वो आपके लिए कितने नंबर देने वाला है, 56 नंबर का मटेरियल है आपके लिए, 55 से 56 नंबर। आप इसको समझ लें, क्योंकि जैसे कि कुछ बिग पोर्शन है, जैसे मापन है, मूल्यांकन है, उपलब्धि है, निदान है, उपचारात्मक परीक्षण है, इनको आगमन, निगमन, विश्लेषण, संश्लेषण, ये जो विधियाँ, इनको आप एक बार अच्छे से कवर कर लें, एक बार देख लें। मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर के इस चीज़ को आप देख लें। मैं इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर जो बिगेस्ट फेमस टॉपिक हैं, मैं उनके लिए वीडियो आपके लिए बना रहा हूं, जिससे आप इस समस्या को हल कर पाएंगे जल्दी से जल्दी। अब जैसे आप 55 नंबर यहाँ से आप कवर कर लेते हैं, 55 नंबर में से आप 50 नंबर भी टीचिंग मेथड से कवर कर लेते हैं, तो ये आपके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि रहेगी। ठीक है, उसके बाद देखा जाए हिंदी, सबसे बेस्ट जो चीज़ है, जो इजी वे में आपको बहुत अधिक अच्छे नंबर दिला के जाएगी, वो जाएगी हिंदी। आप हिंदी को अच्छे से पढ़ लें, और बहुत बड़ी किताब से नहीं पढ़ें, जो 9th से 12th की एक नवीन हिंदी व्याकरण रचना के नाम से आती है राजस्थान बोर्ड्स के अंदर, उसको आप क्या कर रहे हैं, खरीद लें, उसको आप पढ़ लें अच्छे से। मैं कह रहा हूँ आप उसको 2 बार पढ़ लें, आपका रीड का एक भी क्वेश्चन आपसे बाहर नहीं जाएगा। तो शिक्षण विधियों के 15 मेरे यूट्यूब चैनल से कवर कर लें, और आपके लिए क्या होगा, जो 15 नंबर है, 15 नंबर का जो मटेरियल है वो आप नवीन हिंदी व्याकरण रचना को पढ़ेंगे तो वहाँ से ये कवर हो जाएगा। तो 15 नंबर आपके यहाँ से हो जाते हैं, है ना। तो इस तरीके से आप 15 में से 14 नंबर का 12 नंबर का मटेरियल कवर कर पाते हो। संस्कृत या इंग्लिश, जो भी आपकी सब्जेक्ट जो पसंदीदा है उसको आप पढ़ें, उसमें भी टीचिंग मेथड का पोर्शन है, उसमें से भी आप कवर कर पाओगे। ठीक है ना। और मैं कह रहा हूँ कि आप पूरी इंग्लिश या पूरी संस्कृत तैयार नहीं कर सकते, आप बिल्कुल मत तैयार कीजिए पूरी। मैं आपसे कभी नहीं कहूँगा कि आप कहीं पढ़ाई करें तो एकदम कंप्लीटली उसको याद कर लें, मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा। मैं ये कह रहा हूँ कि जितना आपकी समझ में आता है और जो हाईलाइटेड टॉपिक्स हैं उनको आप तैयार करें। जैसे आप संस्कृत को पढ़ रहे हैं तो संधि है, समास है, छंद है, ठीक है, संधि है, समास है, छंद है, उससे रिलेटेड शिक्षण की विधियां हैं, उनको आप कवर करें। बहुत अधिक भागने की कोशिश ना करें, क्योंकि एक जो पोर्शन आएगा उसमें आ जाएगा क्या, गद्यांश का पोर्शन आ जाएगा। आप गद्यांश से आसानी से छांट के क्वेश्चन को करके आ सकते हो, ठीक है ना। और इन टॉपिक्स को आप कवर कर लें। नेक्स्ट हम क्या समझ सकते हैं कि प्रीवियस पेपर सॉल्यूशन, सबसे बड़ी बात, यदि आपसे बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं हो रही है, आप उस सब्जेक्ट के बारे में बिल्कुल भी समझ ही नहीं पा रहे हो कि यार इस सब्जेक्ट में कहाँ से स्टार्ट करूँ। जैसे मोस्टली प्रॉब्लम हो सकती है ईवीएस के बच्चों के लिए फर्स्ट लेवल में, और सेकंड लेवल के जो बच्चे हैं उनके लिए ये समस्या हो सकती है, ठीक है। तो आप बहुत अधिक ध्यान ना दें, आप क्या करें, यदि आपको दिक्कत आ रही है तो जो साइंस बैकग्राउंड से हैं वो क्या करें, जो 8 से लेकर के 10 तक की जो किताबें चल रही हैं राजस्थान बोर्ड के अंदर, उनको उठाएं आप, और उनमें जो अकॉर्डिंग टू सिलेबस जो मटेरियल दे रखा है उसे आप कवर कर लें। मैं कह रहा हूँ वहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल भी आपका बाहर नहीं जाएगा, आप वहाँ से इस चीज़ को कवर करें। और जो सोशल साइंस वाले हैं वो क्या करें, बहुत अधिक इधर ताका झाकी नहीं करें। मैं बता रहा हूँ, आप इधर उधर बहुत अधिक मटेरियल लेके आओगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। एक जो ल्यूसेंट की बुक आती है, आप उसी के अंदर से ज्योग्राफी, उसी के अंदर से ज्योग्राफी को करें, उसी के अंदर से हिस्ट्री को आप कवर करें, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस के लिए मैं आपको बता चुका हूं, बानी पब्लिकेशन की बुक आती है पॉलिटिकल साइंस, आप वहां से पढ़ लें, ठीक है ना। आप ही क्या रखें, फिक्स क्राइटेरिया रखें कि हमको कहां से क्या पढ़ना है, ठीक है। इसको आप करेंगे तो मैं बता रहा हूं आपको 90 नंबर लाना, मैं कहता हूँ 90 नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं होती है। और बहुत से बच्चे इसके लिए 6-6 महीने तैयारी करते हैं प्री के लिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 2 महीने मैं कह रहा हूँ 90 नंबर लाने के लिए इनफ है, बट लेकिन आपका तरीका अच्छा होगा तब ये बिल आपके लिए क्या रहेंगे, इनफ रहेंगे, ठीक है। और जो है, और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप क्या करें, ज़्यादा नहीं, 5 साल तक के 5 ईयर टू 7 ईयर 5 से 7 साल तक के प्रीवियस क्वेश्चंस पेपर लेके आएँ। और प्रीवियस क्वेश्चंस पेपर्स में ये देखें कि हर साल क्या क्या यहाँ से पूछा जा रहा है और कौन कौन से क्वेश्चंस यहाँ से पूछे ले गए। हिस्ट्री में, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स के अंदर, शिक्षण विधियों के अंदर क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए, इस चीज़ को आप क्या कर लें, कवर कर लें। इस चीज़ को आप कवर कर लेंगे तो मैं आपको बता रहा हूँ कि क्वेश्चन पेपर से बाहर बिल्कुल भी नहीं जाएगा। और मैं आपको बता दूँ, मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि RSMMB के जो अपने क्या कहते हैं डायरेक्टर हैं या जो अध्यक्ष हैं, आलोक रंजन जी है, जो निदेशक है, उन्होंने ये कहा कि जो पशु परिचर की परीक्षा हुई थी, पशु परिचर वाली, तो उसके लिए मैंने उनकी एक वीडियो देखी थी। उन्होंने ये कहा था कि जो बच्चे हैं वो क्या करें कि जो प्रीवियस पेपर जो हमने कराए हैं, जैसे CET कराया है और हम जो पेपर करा चुके हैं उनको आप पढ़ें, क्योंकि हम
टॉपिक्स जो दिए गए उन टॉपिक्स में से बदल बदल के क्वेश्चन कहाँ से लेके आएंगे, हर बार वही क्वेश्चंस का पैटर्न रहेगा, इसीलिए आप प्रीवियस पेपर को जरूर देखें। ये वर्ड आलोक रंजन जी के हैं जो खुद एक IAS अधिकारी हैं और क्या है कि आपके RSMMB के क्या है निदेशक हैं। तो आपको बच्चों को ये दिमाग में क्लियर कर लेना है कि क्वेश्चंस आते कहाँ से, इस बात को आप अच्छे से समझ लें। तो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आप बिल्कुल ही तैयार रखें। राजस्थान के अंदर जो भी अभी भी परीक्षा हुई है, रिसेंटली जो भी परीक्षा हुई है 8-10, उन सब का क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन आपके पास होना चाहिए। और मैं आपको बता दूं एक चीज़ और है, सबसे ज़्यादा ये होता है बच्चों को, ये रहता है कि हमें ये भी पढ़ना है, वो भी पढ़ना है, यहाँ से ही पढ़ना है, वहाँ से ही पढ़ना है, ठीक है। बहुत अधिक पढ़ने पर जोर देते हैं। पढ़ना क्या है, ये है वो है। मैं आपको बता दूं पढ़ने के साथ साथ बहुत अधिक जरूरी होता है कि हमको क्या छोड़ना है, हमको क्या छोड़ के चलना है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, पढ़ना तो ठीक है, बट लेकिन आपको इतना भी समझ में आना चाहिए कि यार इस टॉपिक की जब इंपॉर्टेंस ही नहीं तो हम इस टॉपिक को क्यों पढ़ रहे हैं, ये आपकी समझ में आना चाहिए। जिस दिन आपके दिमाग में ये बैठ गया कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, ये चीज़ आपकी समझ में आ गई, तो मैं बता रहा हूँ आपका लाइफ का कोई भी ऐसा एग्जाम्स नहीं होगा जिसको आप क्रैक नहीं कर पाएंगे, आप इजी वे में क्रैक कर देंगे, ठीक है। जैसे मैं अपनी बात आपको बता दूं, ठीक है, मैं अपनी बात बताऊँ, मेरी जो फर्स्ट जॉब है, मेरी फर्स्ट जॉब 2017 में BDO विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर के तौर पर मेरी लगी थी, ठीक है। वो जो एग्जाम्स था RSMMB ने कंडक्ट कराया था और 2016 का सबसे टफेस्ट एग्जाम था, जिसको देख करके बच्चे ये कह रहे थे कि यार इतना टफ पेपर बनाया है कि ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है, इतने कम समय के अंदर इतने क्वेश्चंस, 90 मिनट और 120 क्वेश्चंस, इसको कैसे कोई बच्चा अटेंड करेगा। और बहुत अधिक टफ उसमें से पेपर बनाया गया था। तब भी हम उस एग्जाम में सेलेक्ट हुए थे, बिकॉज हमारा टारगेट ये था कि जब एग्जाम्स कठिन हो कोई बात नहीं, इसमें से हमने क्या किया कि कुछ क्वेश्चंस जो हमको कठिन लगे, जहां पर हमारा टाइम खराब हो रहा था, हमने उस क्वेश्चन को छोड़ना स्टार्ट किया कि आप उन क्वेश्चंस को करें जिनको आप जानते हैं, यही आप रीट में फॉलो करें। आपके लिए जो टाइम दिया जाएगा 150 मिनट का जो टाइम आएगा, 150 क्वेश्चंस आएंगे। सबसे पहले पेपर में आप क्या करेंगे, जो आपको आ रहा है वो करें। आप किसी एक क्वेश्चन के पीछे नहीं पड़े, आप किसी एक क्वेश्चन को लेकर के बैठ नहीं जाए कि ये जब तक सॉल्व नहीं होगा तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा या नहीं बढ़ूंगी। यदि आपने ऐसा कर दिया तो ये मान लेना कि आप उस एग्जाम के फेल होने की तैयारी कर रहे हैं, कि आप उस एग्जाम में, मैं बता दूं, निश्चित तौर से असफलता का मुंह देखेंगे आप उस एग्जाम्स के अंदर, यदि आप ऐसा करते हैं तो इसीलिए आपको क्या करना है, जो आपको आता है उसको आप करते रहें, इससे आप सेलेक्ट हो जाएंगे। तो देखो 2017 में मैंने BDO की एग्जाम्स क्लियर की, 2018 का RAS प्री, 2016 का RAS प्री मैंने आपको क्लियर किया। उसके बाद थर्ड ग्रेड की एग्जाम्स होती है आपकी, रीट लेवल 2 की एग्जाम्स होती है। तो तब मेरी जॉब भी लग चुकी थी BDO की। जॉब से मेरे को टाइम भी मैनेज करना है, मेरे को पढ़ाई भी करनी है। विद सेल्फ स्टडी मैंने 124 नंबर ला करके मैथ साइंस से मैंने अपने क्या लिया, सिलेक्शंस लिया, ठीक है ना। तो ये जो सिलेक्शन लेने की जो प्रोसेस है वो क्या है, एक सुलझी हुई स्ट्रेटेजी थी मेरे दिमाग के अंदर कि मुझे इस तरीके से चलना है। मुझे बहुत अधिक किताबें पढ़ना पसंद नहीं था। मेरे दिमाग में ये है कि आप बहुत अधिक किताबों को ना पढ़ें, आप कम से कम किताबों को पढ़ें, लेकिन उन्हीं किताबों को आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, रिवाइज करें। सबसे ज़्यादा उन किताबों को आप रिवाइज करें। और देखिए रिवीजन के बारे में जो बात कर रहा हूँ मैं आपसे, एक टॉपिक और है रिवीजन। जो भी आपने नोट्स को पढ़ा है उसके लिए आप रिवीजन जरूर करें। आप पक्का याद करके रख लें कि ये टॉपिक तो ये है और यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो मैं इस वाले टॉपिक को इस तरीके से अटेंड करके आऊँगा, ठीक है ना। क्योंकि जब तक आपके दिमाग में ये नहीं बनेगा कि मुझे ये रिवीजन की जब तक आपके दिमाग में नहीं आई कि रिवीजन कैसे करना है, तो रिवीजन के लिए क्या करें, आप शॉर्ट नोट्स बना लें, है ना। वैसे आपके पास मेरा देखा जाए तो शॉर्ट नोट्स का टाइम नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूंगा, जैसे एक हाइलाइटर है, आप ऐसा हाइलाइटर लें, जो भी आपको टॉपिक इंपॉर्टेंट लगता है आप उसको क्या कर दें, उस वाली लाइन को क्या कर दें, आप हाईलाइट कर दें। उस लाइन को आप ऐसे करके क्या कर लें, हाईलाइटेड कर दें कि ये आपने हाईलाइट कर दी है, ऐसे हाईलाइटेड कर दें। और जब आपका रिवीजन करें तो केवल उस पेज के अंदर से हाईलाइटेड वाली लाइन को आप पढ़ते चले जाएं, बिकॉज आपके पास अब नोट्स बनाने का टाइम नहीं है, ठीक है ना। आप 60 दिन के अंदर आप नोट्स बनाने लग गए तो मैं बता रहा हूँ आप इस परीक्षा को पास ही नहीं कर पाओगे, आपकी ये परीक्षा पास नहीं होगी फिर। इसीलिए आप नोट्स ना बनाएं, नोट्स से दूर रहें थोड़ा सा। बहुत से टॉपर्स आपको बताएंगे आप नोट्स बनाएं, ये करें वो करें। मैं बता रहा हूँ मैं भी वो स्ट्रेटेजी जानता हूँ नोट्स बनाने वाली, मैं भी उसको आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, बट लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि अकॉर्डिंग टू 60 डेज क्या आपके लिए प्रॉफिटेबल है, मैं आपको केवल वो बता रहा हूँ, ठीक है। तो क्या कहते हैं, बहुत से लोग कहते हैं कि मतलब
ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, है ना, हम सफल नहीं होंगे। तो मैं आपको बता दूं कि एक इंसान सफल तो होता है, क्योंकि क्या कहते हैं कि कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। और अर्जुन के तीर सा सद मरुस्थल में भी क्या निकलेगा, जल निकलेगा। आप मेहनत तो करिए यार, आप मेहनत तो करिए, आप सफल होंगे। मुझे बताइए ऐसा कौन सा इंसान है जिसने मेहनत की और जिंदगी में सफल नहीं रहा। आप इस रीट के एग्जाम में सफल नहीं होगे तो आप सेकंड रीट में जाके सफल हो जाओगे, ठीक है ना। तो आप मेहनत करते रहिए और वजूद पैदा करते रहिए अपने अंदर, मेहनत डेडिकेशन के साथ कीजिए, बिल्कुल भी हटिए मत, पीछे मत हटिए। आप गारंटेड इसमें क्या हो जाओगे, सेलेक्ट हो जाओगे। थैंक यू सो मच। और रीट से रिलेटेड और कोई भी गाइडेंस होता है तो मैं न्यू वीडियो के साथ आपसे उपस्थित होऊंगा। और हमारे चैनल पर पहले से शिक्षण विधि की बहुत अधिक मतलब 15-20 वीडियो आ चुकी हैं, आप उनको वहाँ से कवर कर सकते हैं। मैं ये कहता हूँ यदि मेरी बोलने की स्पीड थोड़ी सी स्लो है तो आप उसको भले ही 1.5 या 1.75 पर देख करके उसको आप देख सकते हैं, क्योंकि उनसे बाहर मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन बनाने की संभावना है ही नहीं, उनसे बाहर वो क्वेश्चंस नहीं बनाएगा, ठीक है। क्योंकि ये जो हमने जो डिसाइड किया है पढ़ाने का वो बहुत अधिक लंबे एक्सपीरियंस के बाद किया है, ऐसे ही नहीं है आगे और यूट्यूब पर हमने मतलब पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। लॉन्ग टाइम हो गया है, सब्जेक्ट की नॉलेज हो गई तभी आगे हम यूट्यूब चैनल पर आए हैं, अन्यथा हमें यूट्यूब चैनल पर आने का हमारा कोई उद्देश्य नहीं था। थैंक यू सो मच। आप इस वीडियो को देखें और यदि अच्छी लगती है तो लोगों से शेयर करें, जिससे कि अन्य बच्चे भी समझ पाएँ कि हमें एग्जाम्स को कैसे करना है 60 डेज के अंदर।